चलिए, तो भारत के भूगोल के अध्ययन के क्रम में आज हम देखने वाले हैं सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय के बारे में आज की कक्षा में चर्चा की जाएगी और प्रयास करिएगा कि जो भी चीज़ें हैं नोट डाउन करने का प्रयास मत करिएगा। जो भी आपकी पीडीएफ होगी वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और यदि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, क्रैश कोर्स आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप तैयारी करके बेसिक जानकारी आपको होगी, तभी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तभी आपने इस कक्षा को ज्वाइन किया है। तो बेसिक रूप से इसमें क्या करना है कि आपको जो पहले से आपने तैयार किया है उसको क्विक रिवीजन किस तरह से किया जाए, किस तरह से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से पूछे जा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस किया जा रहा है, उसी से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात आती है भारत की, और भारत जो नाम दिया गया है, सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न बनता है कि जो भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया, हिंदुस्तान जो शब्द आया वो किसके द्वारा दिया गया है, सर्वप्रथम किसके द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। एक बेसिक सा प्रश्न बनता है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है लगभग 4 से 5 वर्षों पूर्व। और इसको यदि हम बात करें कि किसने सर्वप्रथम नाम दिया, तो सर्वप्रथम जो हिंदुस्तान नाम दिया गया है वो दिया गया है ईरानियों द्वारा। ईरानियों ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम भारत को दिया था। बेसिक सा प्रश्न है, निश्चित रूप से सबको पता होगा। इसके बाद आप जानते हैं कि भारतवर्ष के अन्य नामों में आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान या इंडिया का नाम भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे, कहा जाता है। अब सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भारत से वो अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके साथ साथ भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत का, इनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। अब सबसे पहले यदि आप देख रहे होंगे ये भारत का मैप है और इसमें यदि आप देख रहे होंगे तो भारत भूमि की जो उत्तर से दक्षिण विस्तार यदि हम देखें या आप कह लीजिए पूर्व से पश्चिम विस्तार, तो इसमें आप देखने को पाओगे कि मूलभूत अंतर होता है। किसमें अंतर होता है? जैसे यदि आप देखोगे पूर्व से पश्चिम विस्तार यदि आप देखते हो तो 2933 किलोमीटर ये आपको देखने को मिलता है। यदि आप उत्तर से दक्षिण आप विस्तार देखते हो तो 3214 किलोमीटर आपको विस्तार देखने को मिलता है। अब कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न बना है, लेकिन हालांकि ये मुख्य परीक्षा में बन सकता है कि किस प्रकार से ये आपका जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है या जो आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार है उसमें किस प्रकार से अंतर है और अंतर क्यों है। अंतर क्यों है यदि हम आपसे पूछें तो आप बता पाएंगे कि अंतर क्यों है? हाँ हाँ, अक्षांश और देशांतर के बीच का क्या, हाँ क्या होता है? देशांतर जो है वो हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे तो धीरे धीरे कम होता जाता है। 2 देशांतर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पे 2 देशांतर पास आते हैं, तो इससे उनकी दूरी लगातार जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं घटती जाती है। अक्षांश के संबंध में क्या होता है कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है हमेशा समान रहती है। ठीक है, तो ये जो मूलभूत अंतर है अक्षांश और देशांतर का, अक्षांश और देशांतर का जो मूलभूत अंतर है ये क्या है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जो 2 देशांतर होते हैं वो पास आते जाते हैं। और यदि हम बोलें कि 2 देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी आपको कहां पर देखने को मिलती है, तो 2 देशांतरों के बीच की जो सर्वाधिक दूरी आपको देखने को मिलती है वो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं उनके बीच की दूरी कम होती जाती है और आप ध्रुवों पर देखते होंगे कि देशांतर आपस में मिल जाते हैं। तो एक मूलभूत अंतर यह है और इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता रहा है। अब एक बार और इसमें और क्या प्रश्न बन सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, इस पर भी प्रश्न बनता है। और इसके साथ साथ इस मैप से यदि हम देखें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है जो मुख्य भाग पर अवस्थित है, और यदि हम द्वीपों को जोड़ लें, अंडमान निकोबार को जोड़ लेते हैं तो वहां पर कौन सा बिंदु है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यहां से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो अब यदि हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले यदि आप देखते हैं पिछले वर्षों के यदि प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो जो भी दूरी दी होती है इसमें क्या अंतर कर देते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि जो भारत भूमि की अवस्थिति है ये किस गोलार्ध में है। ये आपको देखने को मिलती है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। और इसी के चलते आप देखते होंगे
कि परीक्षाओं में कई बार नाम तो सही दिया होता है, डिजिट भी सही दिया होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ की जगह जो है ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि भारत भूमि का जो विस्तार है सबसे पहले वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण जो भी आप अक्षांशीय विस्तार देखेंगे उसमें आपको उत्तरी लिखा होगा, नॉर्थ लिखा होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। डिजिट सेम होती है लेकिन गलती हम यहाँ पे कर बैठते हैं। और यदि हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो भारत भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपको देखने को मिलता है 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा दोनों जगह आपको क्या लिखा हुआ है, उत्तरी अक्षांश, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ साथ यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको गौर करिएगा, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो जैसे हम देखते हैं अब इससे क्या पता चल गया कि भारत भूमि जो हमारी है ये, जैसे यदि हम इसको डिवाइड कर लें गोलार्ध को 4 भागों में, तो भारत भूमि का जो विस्तार है आपको इस क्षेत्र विशेष में देखने को मिलता है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम देशांतर की बात करते हैं तो पूर्वी देशांतर हमें ध्यान रखना है कि हमें विकल्पों में पूर्वी देशांतर पर ध्यान रखना है। जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है उत्तरी अक्षांश पर हमें फोकस करना है। इसके साथ साथ एक प्रश्न बनता है कि भारत में जो मानक समय रेखा है वो कितनी डिग्री है, साथ साथ किन राज्यों से होकर जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। इन पर कुछ प्रमुख स्थान है जो इनके समीप हैं, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे यदि हम बात करें मानक समय की तो भारत की जो मानक समय यदि हम बात करें देशांतर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ भी नोट करने लायक नहीं है, सब आपने पढ़ा होगा क्योंकि क्विक रिवीजन क्लास है तो कुछ भी नोट करने लायक नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो ये जो PDF है क्लास की ये आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ और देखना है कि शाब्दिक त्रुटियों को इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे गलती थी तो इसको इग्नोर करना है, इतना आप समझदार हैं, शाब्दिक त्रुटियों पर नहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे बात हो रही थी भारतीय मानक समय रेखा की, अब भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, यदि उनका हम क्रम पूछ लें कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में उनको सजाएं तो किस प्रकार से क्रम होगा। सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश आता है। ये 5 राज्य हैं, ये संख्या आपको याद रखने की जरूरत है कि मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो कर्क रेखा भी भारत से होकर जाती है। अब कर्क रेखा यदि भारत से होकर जाती है तो ये किन राज्यों से होकर जाती है, ये भी हमारी फिंगरप्रिंट पर अंगुलियों पे होने चाहिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। यदि हम बात करें कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो सबसे पहले यदि हम देखें पश्चिम से पूर्व विस्तार की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले यदि राज्य हमारा आता है पश्चिम में तो सबसे पहले गुजरात राज्य आता है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य आपको देखने को मिलते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। मानक समय रेखा के 5 राज्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कई बार प्रश्न क्या बन जाता है, और अभी एक प्रश्न मैंने रखा भी है कि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित हैं या कर्क रेखा के दक्षिण स्थित हैं, तो उन राज्यों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कर्क रेखा के ऊपर कौन से राज्य स्थित हैं, कुछ गिने चुने राज्य हैं जो आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है और ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। इस तरह का प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसी तरह से जैसे मानक समय रेखा की बात आती है तो यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है, कुछ राज्यों के नाम देके पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। तो इस तरह से भी आपको तैयारी करके चलनी है जिससे किसी भी प्रकार के प्रश्न बने तो गलती होने की जो संभावना है वो कम से कम रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात आती है स्थल रुद्ध प्रदेश की।
इससे संदर्भित भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कितने स्थल रुद्ध प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा कोई नहीं लगती है। स्थल रुद्ध प्रदेशों की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो राज्य आता है वो आता है मध्य प्रदेश, दूसरा आता है छत्तीसगढ़, तीसरा हरियाणा और झारखंड और तेलंगाना। ये प्रमुख राज्य हैं जो स्थल रुद्ध राज्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये भी आपके फिंगरप्रिंट पे होने चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भौगोलिक विस्तार की। बात आती है भारत के भौगोलिक विस्तार की। मैप में अभी हमने देखा कि उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, पूर्व से जो पश्चिम विस्तार आपको देखने को मिलता है वो 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें अंतर क्यों है, हमने चर्चा कर लिया है, वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अंतर क्यों है, कारण यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनकी चर्चा हमने पहले कर लिया है, इसलिए इसकी बात हम नहीं करते हैं। अब बात आती है सीमांकन की। पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले दक्षिणतम बिंदु जो हम बात करते हैं वो हमारा आता है इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है, इसकी चर्चा जब आप द्वीप पढ़ेंगे तो वहाँ पे की जाएगी कि इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पर स्थित है, किस द्वीप में स्थित है। क्या आप बता सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? क्योंकि मुख्य भूमि पर तो इंदिरा पॉइंट नहीं आता है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, रामेश्वरम में नहीं है भैया, मुख्य भाग में। हाँ, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दक्षिणतम बिंदु, वो तो भारत भूमि पर स्थित हो जाएगा, मुख्य भाग पर स्थित बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट याद रखना है, जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ते हो, जब आप अंडमान निकोबार का कभी मैप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि अंडमान जो द्वीप है वो भी अलग अलग द्वीपों पर विस्तारित है और निकोबार का भी वर्गीकरण किया गया है। और आप वहाँ पे देखते हो जैसे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, इनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे 10 डिग्री चैनल है किनको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल है किन दो भूभागों को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल है किनको अलग करता है। वो जब आप द्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इनकी चर्चा होगी। इसके बाद आता है उत्तरतम बिंदु। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो आपका इंदिरा कॉल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूर्वोत्तर बिंदु की बात हो रही है, तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु जैसे हम बात करते हैं किबथू है, तो किबथू किस राज्य के बारे में है ये आप बताएं। किबथू किस राज्य में है, क्योंकि यह भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो किबथू कहां पर है, आपका सबसे पूर्वोत्तर बिंदु जो है आपका है ये आपका किबथू में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ साथ यदि हम देखें कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणी सीमांकन है, जैसे अभी आपने बात किया, तो वो आपका कन्याकुमारी में देखने को मिलता है। जो मुख्य भाग का, जब आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य भाग का जो विस्तार है उसका दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, तो आपको ये बताना है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैप में, मैप आपका लगाया गया है, इस मैप से आप चीजों को देख सकते हैं। जैसे सबसे पूर्वी बिंदु बात की जा रही है, तो सबसे पूर्वी बिंदु ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका किबथू पड़ता है, सबसे पूर्ववर्ती गांव है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल जाएगा। सबसे उत्तरतम बिंदु की जब हम बात करते हैं तो वो आपको हिमालय में, ग्रेट हिमालय में देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ, गोहर, ठीक है, सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो आपका गुजरात में पड़ता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले इसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित कि भारत जो है, भारत के कई सारे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे विवादित सीमा भी है, चीन के द्वारा लगातार विवाद किया जा रहा है। म्यांमार में आप देख रहे हैं तख्ता पलट की घटनाएं हैं। तो इनसे संदर्भित जो प्रश्न बन सकते हैं भूगोल की दृष्टि से या करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उस पर आपको नजरें बनाए रखनी है। विविध संदर्भों में वो चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहली बात हम कर रहे हैं उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान। पाकिस्तान की यदि हम बात करते हैं तो जो सीमा रेखा है हमारी
3323 किलोमीटर की सीमा रेखा है। अब इसमें यदि हम देखें कौन कौन से राज्य लगते हैं, पहले तो आप एक बार में कह देते थे कि जम्मू कश्मीर, लेकिन आप जानते हैं कि जब से यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आए हैं, तो आपको लद्दाख को भी पाकिस्तान के संदर्भ में दिखाना है, क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी जो सीमा लगेगी वो आपके लद्दाख रीजन से लगेगी। तो इसमें कौन कौन से राज्य आपके हो जाएंगे, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान और गुजरात, ये प्रमुख राज्य हैं जिनकी सीमा आपके पाकिस्तान से लगती है। अब यदि हम बात कर लें अफगानिस्तान से किसकी सीमा लगती है, तो पहले हमने पढ़ा था कि जो जम्मू कश्मीर रीजन है उसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, लेकिन आज के संदर्भ में लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका दूसरा राज्य आता है चीन। चीन के बारे में यदि हम देखें तो चीन की जो सीमा रेखा है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है। इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले लद्दाख, क्योंकि विवादित है, लद्दाख सीमा साझा करता है चीन से। इसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है और आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। अब आप देखते होंगे, अभी इसकी चर्चा आगे भी की गई है कि भारत चीन का जो सीमांकन है बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, किस नाम से जाना जाता है, भारत और चीन की मैकमोहन लाइन। तो बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे कि मैकमोहन लाइन जो है ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, वो गलत है। मैकमोहन लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा हम साझा करते हैं चीन के साथ, उतनी ही सीमा रेखा को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका अगला आता है नेपाल। नेपाल के साथ यदि हम देखें तो सबसे पहले आप देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार राज्य लगता है नेपाल से, पश्चिम बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है और उत्तराखंड लगता है। ये 5 राज्य आपको पता होने चाहिए। और जो नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर की सीमा हम नेपाल के साथ साझा करते हैं। इसके बाद अगला जो राज्य आता है हमारा भूटान आता है। भूटान की यदि हम बात करें तो भूटान के साथ सबसे पहले जो सीमा लगती है वो आ गई पश्चिम बंगाल की, सिक्किम हो गया, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्य आते हैं और हमारी जो कुल सीमा रेखा है वो 699 किलोमीटर की है। अब इसमें एक बेसिक सी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। जैसे हमने बात कर रहे हैं चीन की, पाकिस्तान के बारे में तो सबको पता है, चीन के बारे में तो चीन की राजधानी क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आगामी जो आपका ओलंपिक होना है, शीतकाल जो ओलंपिक होना है वो बीजिंग में होना है 2022 में, वो पता होना चाहिए आपको। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो ओलंपिक गेम है उनका शुभंकर होता है, तो उनका शुभंकर क्या है। ओलंपिक में भी आप कोई भी गेम होता है तो 2 कैटेगरी होती है, एक पैरा कैटेगरी होती है जो दिव्यांगों के लिए होती है और एक नॉर्मल कैटेगरी होती है। तो दोनों में हमारा शुभंकर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम आपसे पूछ लें आगामी आपका जो ग्रीष्म ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा, तो ग्रीष्म ओलंपिक जो आपका होना है 2020 में होना था लेकिन कोविड के चलते नहीं हो सका, वो उसका आयोजन आपके जापान में किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए आगामी खेल आयोजन से संबंधित। इसी तरह नेपाल की यदि हम बात करते हैं, नेपाल की मुद्रा आपको पता होना चाहिए। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वो काफी चर्चा में हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ नए मार्ग खोले गए हैं भारत और नेपाल के बीच, जिनसे हम आयात निर्यात करते हैं। उन मार्गों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो जो मार्ग हैं भारत नेपाल के संबंध में वो किन 2 स्थलों को जोड़ते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जो करंट अफेयर्स का सेशन होगा वहां पे आपको बताया जाएगा। इसी तरह भूटान की यदि हम आपसे मुद्रा पूछ लें तो भूटान की मुद्रा क्या है, कोई बता पाएगा? भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम। ठीक है, भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम पता होना चाहिए। राजधानी यहाँ की है थिम्पू, वो आपको पता होना चाहिए। इतनी बेसिक जानकारी है जो प्रत्येक राज्य के बारे में पता होना चाहिए। अगला राज्य हमारा आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब इसमें 4096 याद रखिएगा, इतना पर्याप्त है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका राज्य आता है वो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। यदि हम पूछ लें कि इनकी मुद्रा का क्या नाम है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? टका, बांग्लादेशी टका इनकी मुद्रा का नाम है। इनकी प्रधानमंत्री का क्या नाम है, काफी चर्चा में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच कई सारे सैन्य अभ्यास भी होते हैं।
ठीक है। कई सारे सैन्य अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के संदर्भों में हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हाल ही में जो नेवल एक्सरसाइज हुआ था उसका नाम था बोंगो सागर, वो आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट है आपका वो है बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो जैसे बांग्लादेश आपने पढ़ा, बांग्लादेश के जो सैन्य अभ्यास हैं आज ही आपको जब आप नोट डाउन करते हैं तो वहीं पे नोट कर लेना चाहिए। बांग्लादेश से संबंधित कोई बच्चा चर्चा में है, जैसे एक का नाम है सदत रहमान। सदत रहमान चर्चा में है, बांग्लादेश का क्यों चर्चा में है? क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो सैन्य अभ्यास, कोई चर्चित व्यक्तित्व है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ नया आविष्कार हुआ, जैसे अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को एक लड़ाकू विमान गिफ्ट किया है, तो उस लड़ाकू विमान का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत कम लोग, यदि आप परीक्षा में ये पूछ लिया जाए, उस विमान का नाम देकर पूछ लिया जाए कि किस देश ने भारत को गिफ्ट किया है, तो शायद ही हम सोच पाएं कि बांग्लादेश भारत को गिफ्ट करेगा, हम गलत कर बैठेंगे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बांग्लादेश के संदर्भ में यदि आप देखें तो बांग्लादेश का एक इलाका है कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार आपको पता होना चाहिए, क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि रोहिंग्या की सबसे ज़्यादा जो आबादी है बांग्लादेश में रहती है और उसी कॉक्स बाजार एरिया में रहती है। और कॉक्स बाजार के साथ साथ एक द्वीप भी चर्चा में था बांग्लादेश में, उसका नाम था भाषण 4 द्वीप। और वो द्वीप क्यों चर्चा में था वो भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश ने उस पर रोहिंग्या को बसाने की बात किया था भाषण 4 द्वीप पर, जिससे कि वो बांग्लादेश के आंतरिक क्षेत्रों में ना फैल सकें। यदि किसी द्वीप पर होंगे तो निश्चित रूप से वो बंधे होंगे, द्वीप का मतलब चारों तरफ से जल से घिरा, तो निश्चित रूप से वो आंतरिक क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाषण 4 द्वीप भी पूछा जा सकता है, किस देश में है, क्यों चर्चा में है। तो इस तरह से जब भी आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसमें आप करंट को जोड़ सकते हैं, जो समसामयिक संदर्भों में है उसको आप आगे लेकर चल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार इन दिनों चर्चा में है, क्यों चर्चा में है? तख्ता पलट हुआ है, सैन्य शासन एक बार फिर से एक प्रकार से देखें तो शुरू हुआ है, बहाल हुआ है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये चार राज्य आपको पता होने चाहिए। म्यांमार के बारे में बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है? नेपिदा तो आपकी राजधानी हो गई। मुद्रा क्या है म्यांमार की? मुद्रा क्या है? बर्मिस कयार्ड, ठीक है, यहाँ की मुद्रा है कयार्ड, उसको पूरा नाम बोलते हैं बर्मिस कयार्ड। तो यहाँ की मुद्रा भी आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं अभी हाल ही में हमारे थल सेनाध्यक्ष जो हैं वो म्यांमार की यात्रा पर गए हुए थे, ठीक है। म्यांमार के बाद वो कहाँ पे गए थे, किस देश में गए थे? तो देखो, यात्राओं से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई हमारे राष्ट्र प्रमुख हैं, राष्ट्रपति कहीं लेटेस्ट जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, तो उनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला क्यों चर्चा में था? जो हमारे थल सेनाध्यक्ष गए थे इसलिए चर्चा में था क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो जोड़ता है कोलकाता बंदरगाह को सितवे बंदरगाह से जोड़ता है। तो उसके लिए उसका जो कार्य था वो बहुत धीमी गति से चल रहा था, उसमें कुछ अड़चने थी, उसको दूर करने के लिए इस बैठक में फोकस किया गया था, मुख्य फोकस उसी पर था। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है और किन 2 स्थानों को या किन 2 पोर्टों को जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आ जाता है, देखो यहाँ पे क्रय मत जाइएगा, ठीक है, मैंने बोला है शाब्दिक त्रुटियों को इग्नोर करना है। अब इसमें सबसे पहला पूछा जा सकता है क्या कि सबसे ज़्यादा सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो इसमें यदि आप देखें तो सबसे पहले आपका आता है बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर आता है चीन, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान। तो ये 3 क्रम आपको याद होने चाहिए कि भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश के बाद वो चीन से लगती है और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आपका पाकिस्तान आता है जिससे इसकी सीमा लगती है, ठीक है। ये सीमा कई बार पूछा जाता है लेकिन बहुत कम पूछे जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन आपको क्रम याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी के बारे में भी प्रश्न, क्योंकि श्रीलंका हमारा जलीय पड़ोसी देश आप कह सकते हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं, तो श्रीलंका के बारे में पूछा जाता है कि किस प्रकार से श्रीलंका भारत से अलग होता है। ये जब आप द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे वहां भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलड मरमध्य के माध्यम से भारत श्रीलंका अलग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे संदर्भित एक मैप भी है जिसमें अभी पंबन चैनल और धनुष कोडी रामेश्वरम को दिखाएंगे, तो वो चीज़ें अभी अलग से हम कर लेंगे।
अब बात आती है कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। कई बार पूछा जाता है कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो इनकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। ये आपके स्थलीय सीमा की लंबाई है। जलीय सीमा के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की सबसे ज़्यादा जलीय सीमा लगती है। यदि हम देखें तो जलीय सीमा की जो भारत में लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। अब यदि हम बात करें कि इनकी जो जलीय सीमा है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि संलग्न क्षेत्र क्या होता है, जलीय सीमा के अंतर्गत कितना क्षेत्र तक हमारा अधिकार होता है, उस संबंधित देश का अधिकार होता है, इसके साथ साथ अनन्य आर्थिक जोन ये क्या होते हैं, कितने क्षेत्र तक विस्तारित होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो जो 12 समुद्री मील तक का दूरी होता है उसमें क्या होता है कि जिस भी देश से संदर्भित होगा उस देश का 100% वहां पे अधिकार होता है, वो किसी भी प्रकार की गतिविधि कर सकता है। इसके बाद आती है प्रादेशिक जल सीमा, और प्रादेशिक जल सीमा जो है ये आपके 24 समुद्री मील तक होती है। और यदि हम बात करें प्रादेशिक सीमा जलीय सीमा में, इसमें क्या होता है, इसमें आप सीमा शुल्क, मतलब जो उस तरह से जलयान, यदि कोई मार्ग है वहां से जलयान गुजरते हैं, आप सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं। और सीमा शुल्क वसूल करने के साथ साथ आप खोज और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, सैन्य अभ्यास हैं, वो आप आयोजित कर सकते हैं। लेकिन जो आपका EEZ होता है, इसमें जो आपका 200 मील तक विस्तारित होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप शोध कार्य के लिए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शोध कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक मैप भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका है, जैसे ये मान लीजिए कोई स्थल खंड है, ये स्थल खंड है। अब यहां से क्षेत्रीय सागर की बात होती है तो ये आपका 12 मील तक है। इसके बाद यदि हम देखें संलग्न क्षेत्र, तो इसके स्थल से संलग्न क्षेत्र की जो दूरी है वो स्थल से ली जाती है, ये पता होना चाहिए कि स्थल से 24 मील तक की। और इसके बाद EEZ जो अनन्य आर्थिक मंडल है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इसकी दूरी 200 मील तक ये आपकी ली जाती है। तो ये तीनों पता होना चाहिए कि दूरी कहां से ली जा रही है, स्थल भाग से ली जा रही है। 12, 24 और 200 मील की यहां पे बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जो जलवायु है किस प्रकार की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की। क्यों हम कहते हैं कि मानसूनी प्रकार की जलवायु है, क्योंकि हवाओं में ऋतुवत परिवर्तन होता रहता है। और भारत में यदि हम देखें तो सामान्यतः 3 प्रकार का मौसम आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा, ग्रीष्म हो गया, शीत हो गया और वर्षा ऋतु, 3 प्रकार का मौसम देखने को मिलता है। और ऋतु परिवर्तन के कारण ही हम कहते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। इसके बाद आता है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। कुल क्षेत्रफल के साथ साथ आपको देखना है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल भारत रखता है अपने पास, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल भारत के पास है, भारत रखता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका स्थान 7वां आता है। पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, हाँ, और ब्राजील का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्थान है वो 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बेसिक जानकारी है, आपको पता होगी। जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है, जबकि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हमारा विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। लेकिन जनसंख्या यदि हम देखें तो 17.5% जो जनसंख्या है विश्व की वो भारत में निवास करती है। अब इसमें जनसंख्या जो भारत की कुल जनसंख्या दी हुई है, इसमें यदि हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। अभी भी भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, 83.34% आप कह लीजिए, ये आपकी 83.34 करोड़ ये आपकी जो है ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या की बात करें 37.71 करोड़ ये आपकी शहरी जनसंख्या है। और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि शासकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है, जो आपकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है भारत की। तो जो लेटेस्ट आंकड़ा अभी तो वही चल रहा है 2001-11 का, तो उसके अनुसार यदि हम देखें तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है भारत की वो 17.7% है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें एक प्रश्न ये बन जाता है कि लिंगानुपात कितना है।
भारत में लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात और ओवरऑल। तो भारत में जो लिंगानुपात है ये 943 प्रति हजार पुरुषों पर है। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 919 प्रति हजार पुरुषों पर है। ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लिंगानुपात से संदर्भित प्रश्न, साक्षरता दर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षरता की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि साक्षरता में 73.0% साक्षरता दर भारत में है, और इसमें यदि हम पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 80.9% पुरुष साक्षरता देखने को मिलती है। महिला साक्षरता की यदि हम बात करते हैं तो 64.6% आपकी महिला साक्षरता आपको देखने को भारत के संदर्भ में मिलती है। साक्षरता दर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखते हैं, हमने चर्चा कर लिया, दो प्रकार की होती है, एक होगी प्राकृतिक सीमा, एक हो गई मानव निर्मित सीमा। मानव निर्मित सीमा के संदर्भ में हमें कुछ जानकारी पता होना चाहिए। जैसे मैकमोहन रेखा पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद बात आती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की यदि हम बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा होता है। डूरंड रेखा की बात यदि हम करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। और आप जानते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर को हम देखें यदि, तो अभी हम मानते हैं है भी पाकिस्तान का अंग है अभी, तो उस आधार पे हमने क्या देखा कि डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद बात आती है आपकी शून्य रेखा। ये कई बार पूछा गया है कि शून्य रेखा आपको कहां पर देखने को मिलती है, तो शून्य रेखा जो आपका त्रिपुरा राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का जो आपका त्रिपुरा राज्य है, वो तीन तरफ से क्या है, तीन तरफ से राज्य जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और तीनों तरफ से जो उसकी सीमा बांग्लादेश को लगती है उसको आप शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो शून्य रेखा क्या हो गया, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है जो निर्धारण किया जाता है उसको हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान समय में राज्य कितने हैं भारत में, 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। पहले कितने थे, कौन से कम हुए हैं, नहीं, 2 राज्य एक कर दिए गए हैं। ठीक है, कब की, कौन कौन से, नहीं मक्खी नहीं, ये है आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है इसको 26 जनवरी 2020 को जो है एक कर दिया गया है। उसी के बाद से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या घट गई है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। इसके बाद आपको पता होगा कि बहुत सारे राज्यों में नए राज्यों को लेकर मांग की जा रही है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें राजस्थान में तो एक मरु प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस तरह की मांग की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप जानते हैं असम में बोडोलैंड की मांग बहुत दिनों से चल रही है, बहुत ही चर्चित है। ठीक है, इसके बाद दिया राजी एक अन्य राज्य की मांग की जा रही है। कॉर्बी ओंगलांग एक जिला है, उसको अलग राज्य की मांग की जा रही है। तो ये नाम देके पूछे जा सकते हैं। जैसे बोडोलैंड सबको पता है असम में है, कॉर्बी ओंगलांग जो जिला है ये काफी कम चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस राज्य से संदर्भित है। गुजरात की यदि हम बात करें तो सौराष्ट्र को लेकर यहाँ पे मांग की जा रही है। सौराष्ट्र एक अलग राज्य को लेकर, अभी हाल ही में त्रिपुरा को में एक नए राज्य को लेकर मांग की गई है, अभी 3 दिनों पहले त्रिपुरा में त्रिपुरा लैंड करके, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये भारत का राजनीतिक मैप है। राजनीतिक मैप आपने देखा भी होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या हमें देखना है कि जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं इनमें कुछ तटों के नाम हैं। जैसे आपने सुना होगा उत्कल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है, मालाबार तट। तो इस तरह के जो तटों के नाम आपने सुने होंगे उनसे संदर्भित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो भी आपको साथ साथ भारत के मैप में नोट डाउन करते हुए चलना है। अब ये आपके आगे तटों की बात। तटों में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि कोरोमंडल तट की बात करते हैं तो कोरोमंडल तट किस राज्य से लगा हुआ है,
तमिलनाडु से लगा हुआ, जो तमिलनाडु का तट है उसको कोरोमंडल कहते हैं। अब यहीं पर एक चीज और आपको देखना है, ये आपका होमवर्क है, देख कर आना है। जैसे यदि आपसे कभी प्रश्न बन जाए कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जो दोनों तटों पर विस्तारित है, मतलब दोनों तटों पर विस्तारित का मतलब इस तट से भी संदर्भित है और इस तट से भी संदर्भित है, पूर्वी और पश्चिमी, तो आपका जवाब होगा पुडुचेरी। ठीक है, अब पुडुचेरी दोनों तटों पर विस्तारित है, तो इसमें प्रश्न क्या बन सकते हैं कि इनके कुछ जिले हैं जिनमें से कुछ आपके पूर्वी तट पर देखने को मिलते हैं, कुछ आपके पश्चिमी तट पर देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि पश्चिमी तट पर कौन सा जिला है, मान लीजिए 4 नाम दे दिए, 3 नाम दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा जिला पूर्वी तट या पश्चिमी तट पर है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम पूछे कौन कौन से जिले हैं पुडुचेरी में, तो कौन कौन बताएगा? जैसे एक कोई बताइए, माहे, एनम, कराईकल। हाँ, तो अब इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पे है, कौन सा पूर्वी में है, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ किस राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि हम बात कर रहे हैं माहे, कराईकल, तो किस राज्य के अंतर्गत आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और उनका उत्तर से जो दक्षिण का क्रम बनता है, उत्तर से जो दक्षिण का क्रम बनता है उन जिलों का, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जी हाँ, अब इसमें यदि हम देखें तो हम बात कर रहे थे तटों की। जैसे सबसे पहले पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल से जो समुद्र रेखा, जो हमारी तटीय रेखा लगती है, उस पूरे तट को हम बोलते हैं बेंगा तट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ओडिशा आता है। ओडिशा के तट को क्या हम कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट के बाद आपका अगला राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? सरकार तट या उत्तरी सरकार तट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु के तट को हमने बोल दिया कोरोमंडल तट। इसके बाद पुनः यदि हम देखें तो आप देखेंगे कठियावाड़ तट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोंकण तट आपका आ गया। इसके बाद आपका कनारा तट आपका आ गया और केरल में आपका मालाबार तट आ गया। और जब आप बात करते हैं तटों की, तो यहीं पे कुछ चीज़ें और आपको ध्यान में देना है। जब द्वीप पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ पे हम कवर करेंगे। क्या देना है कि अभी हाल ही में कुछ समुद्री बीजों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। और जब हम तटों की बात कर रहे हैं तो वो जो समुद्री बीज हैं वो किन किन राज्यों में हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो तट की बात कर रहे हैं, उन्हीं राज्यों में स्थित है। जैसे आप यदि हम देखें तो उड़ीसा में कोई है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? उड़ीसा में भूल गए सारा? तो ये आपको करंट अफेयर्स में इतनी बार बताया गया है कि कौन कौन से तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा घोघला बीज, पक्कड़ बीज। ठीक है, तो बहुत सारे बीज थे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। करंट अफेयर्स में बताया गया, एक बार होमवर्क कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कल मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत बार हुई है। यदि आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखते होंगे तो वो सारे के सारे तट किस राज्य में पड़ते हैं वो पता होना चाहिए। और ये भी याद रखना है कि हमें इसके लिए भी तैयार रखना है कि उत्तर से दक्षिण क्रम हम लगा सकें या उनका दक्षिण से उत्तर क्रम लगा सकें, किस प्रकार। जैसे उड़ीसा में कोई है तो उसका आंध्र प्रदेश में भी मिला है, उसका क्या नाम है। इसके बाद गोवा में मिला है, बहुत पहले भी मिला था, पुनः मिला है, उसका क्या नाम है। तो इस तरह से तटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चंद्रभागा बीज, जी हाँ, बहुत अच्छा। और कोई? चंद्रभागा बीज कहाँ पे है? कहाँ पे है चंद्रभागा? कहाँ पे है, किस राज्य में? ओलिड रिडले कछुए के बारे में सुना है? कहाँ से संदर्भित है? नहीं, कहाँ से संदर्भित है, किस तट में आते हैं वो? उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो जो आपका ये अभी तट की बात हुई, ये आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चंद्रभागा बीज। ठीक है, और जब हम बात करते हैं, हमने बात किया ओलिड रिडले कछुए की, तो ओलिड रिडले जो आपको कछुए देखने को मिलते हैं, सबसे छोटे कछुए होते हैं और ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के किस क्षेत्र विशेष में यदि हम देखते हैं तो एक नदी पड़ती है ऋषिकुल्या नदी। ऋषिकुल्या नदी जो है उसी के मुहाने पर आपको देखने को मिलते हैं ओलिड रिडले कछुए, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार पूछा गया है और इनसे संदर्भित प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन तटों पर मिलते हैं, किस क्षेत्र विशेष में मिलते हैं। जी हाँ, गोल्डन बीच को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। बहुत अच्छा। अब यदि हम बात कर लें कि
किस जो हमारी समुद्री रेखा है या तटीय रेखा है सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है? तो द्वीपों को यदि हम ना जोड़ें, द्वीपों को निकाल दें तो अंडमान निकोबार आपका बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा बनेगा? गुजरात। गुजरात की जो रेखा है तट रेखा 1214 किलोमीटर। इसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश 933 किलोमीटर और इसके बाद आपका आ जाता है तमिलनाडु। तो 3 राज्य आपको याद रखना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यदि राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात हुई है तब आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार जो है उसकी सबसे ज़्यादा लंबी तटीय रेखा लगती है। ठीक है, क्या चीज़? 1962, ये गलत लिखा है, मैडम ने गलत लिखा है, टाइपिंग की मिस्टेक है, 1962 नहीं है इसका। टाइपिंग का मैंने बताया ना कि टाइपिंग की जो गलतियां हैं 652 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे 652 किलोमीटर है महाराष्ट्र की। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग में हो जाती है गलतियाँ, उसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अब बात आती है सेतु समुद्रम परियोजना। ठीक है, इनसे संदर्भित प्रश्न बन जाता है, आईएएस में पूछा भी गया है। क्या प्रश्न बनता है? इनके क्रम दे दिए जाते हैं, जो भी यहाँ पे स्थल हैं इनके क्रम दे दिए जाते हैं कि इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं, कि हम किस प्रकार से भारत से यदि हम श्रीलंका की तरफ बढ़ते हैं तो किस प्रकार से ये स्थलखंड आते जाते रहेंगे। जैसे सबसे पहले यदि हम देखें तो पंबन ब्रिज आपका पड़ता है। ठीक है, पंबन ब्रिज यदि हम देखें तो पिछली जो सरकार थी उसमें काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी विवादित था। तो पंबन ब्रिज सबसे पहले पड़ता है और पंबन ब्रिज के बाद यदि हम देखें तो सबसे पहले आपका पड़ता है रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, रामेश्वरम के बाद जो दूसरा स्थान है वो आपका आता है धनुषकोडी और धनुषकोडी स्थान के बाद जो राम सेतु है, जो एडम्स ब्रिज है, वो आपका पड़ता है और उसके बाद तलई मन्नार आ जाता है जो आपके श्रीलंका का पार्ट है। तो इनमें क्या हमें पता होना चाहिए? इनका क्रम पता होना चाहिए कि सबसे पहले पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज के बाद रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम के बाद धनुषकोडी और धनुषकोडी के बाद आपका एडम्स ब्रिज और उसके बाद आपका तलई मन्नार। ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम पता होना चाहिए। भारत के मैप में इसके बारे में स्पष्ट नहीं दिया होगा। तमिलनाडु राज्य का यदि आप मैप ओपन करेंगे तो वहां पे चीजें विस्तार में इस तरह से डिटेल में दी होंगी। भारत के मैप में इतनी सारी चीजें नहीं नोट डाउन होंगी। इसको देखना है तो तमिलनाडु राज्य का मैप ओपन करिएगा, उसमें चीजें विस्तार से दी हुई हैं। ठीक है, तो इनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ये रहा आपका, उसमें अगर स्पष्ट नहीं दिखता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज के बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद धनुषकोडी, राम सेतु और आपका तलई मन्नार जो आपके श्रीलंका में है। ठीक है, और यदि हम देखें क्रम तो सबसे पहले पंबन ब्रिज, रामेश्वरम द्वीप, धनुषकोडी, राम सेतु या एडम्स ब्रिज और तलई मन्नार, ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अब नए क्षेत्रों का सीमांकन सबसे महत्वपूर्ण है गोवा। ठीक है, गोवा में 2 दिवस मनाए जाते हैं, उनके बारे में कई बार पूछा गया। एक होता है गोवा मुक्ति दिवस, एक होता है गोवा स्थापना दिवस। ठीक है, दोनों में अंतर है। गोवा मुक्ति दिवस मतलब 21 दिसंबर हो गया, क्योंकि 1961 में जो है ये आपका किससे मुक्त हुआ था? गोवा पुर्तगाल से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें कि गोवा किस संविधान संशोधन के माध्यम से एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो 56वें संविधान संशोधन मई 1987 के रूप में 25वां स्वतंत्र राज्य गोवा बना था। ये आपको पता होना चाहिए। तो गोवा के संदर्भ में 2 चीजें याद रखनी है, गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। बाकी का जैसे अन्य राज्य हैं उनके बारे में जरूरी नहीं है कि पूछा जाए, जैसे पुंदुचेरी हो गया, कराईकाल हो गया, माहे हो गया, एनम, एक साथ ये 1 नवंबर को जो है जोड़े गए थे भारत में। चंद्रनगर हो गया 1946 में जोड़ा गया था। तो एक प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पे आप क्या याद कर सकते हो कि सबसे लास्ट में कौन जोड़ा गया, सबसे अंतिम में भारत का अंग कौन सा भाग बना, तो वो आपका आ जाएगा गोवा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे लास्ट में हमने किसको जोड़ा। और यदि आप केबीसी देखते हैं तो केबीसी में एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लास्ट में गोवा को किससे अलग किया गया था, गोवा को किनके अधिकार से मुक्त कराया गया था, इससे संदर्भित प्रश्न बन चुका है। ठीक है, राज्य विशेष में भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब बात आती है चट्टानों के वर्गीकरण की। भारत में यदि हम देखें, भारत के भूगोल में जो भौतिक विशेषता है उसके बारे में यदि हम देखें
तो इस चट्टानों से हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन चट्टानों में बहुत ज़्यादा डिटेल में आज चर्चा नहीं होगी, बाकी चर्चा कल की कक्षा में होगी, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ 15 से 20 अभ्यास प्रश्न आपके लिए हैं जो आपको देखना है। क्योंकि जितना भी अभी आपने पढ़ा है भारत के बारे में, अभी आपने क्या पढ़ा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ स्थानिक संबंध आपने पढ़ लिए, भारत की अवस्थिति आपने पढ़ लिया कि किस प्रकार से भारत की अवस्थिति है। इनसे संदर्भित 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब चट्टानों की यदि हम बात करते हैं तो भारत में जो चट्टानों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है आद्य महाकल्प, जिसको आप आर्कियन क्रम बोलते हैं। दूसरा है पुराण महाकल्प की चट्टानें। तीसरा है द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें। और चौथा आता है आपका आर्य महाकल्प की चट्टानें। अब इसमें देखें, ये आपका आद्य है, ये आपका आर्य है, तो दोनों में अंतर है। सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, तो आद्य महाकल्प की जो चट्टानें हैं ये सबसे पुरानी हैं। अब इनके वर्गीकरण भी किए जाते हैं। जैसे आद्य महाकल्प की जो चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये एक तो इनका क्रम है आर्कियन, दूसरा आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। पुराण महाकल्प की यदि हम चट्टानों में बात करें तो सबसे पहले आपको कुडप्पा क्रम देखने को मिलता है, फिर इसके बाद विंध्यन क्रम देखने को मिलता है, दिल्ली क्रम देखने को, क्रय लिखा है तो इसको इग्नोर करना है, ये क्रम है, ठीक है, दिल्ली क्रम, और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है हिमाचल क्रम। ये इनका क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। द्रविडियन महाकल्प की चट्टानों की बात करें तो क्रेम्बियन हो गया, आर्डोविसियन हो गया, डिवोनियन हो गया और कार्बोनीफेरस हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। आर्य महाकल्प की चट्टानों की यदि हम बात करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है गोंडवाना समूह, दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस समूह, ट्रियासिस समूह, इयोसीन, प्लेस्टोसीन और ओलियोसीन। ये क्रम जो हैं ये आपको पता होना चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी तो इनके क्रम के बारे में आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप खनिजों के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं चट्टानों की चर्चा होगी। जैसे जब भारत में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कोयला, भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला है किस क्रम की, किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, तो आपका जवाब होगा गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में। तो चट्टानों का रोल क्या है, जब आप खनिज संसाधन पढ़ेंगे तो वहाँ पर चट्टानों का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि कुछ विशेष प्रकार की हैं जहां पर विशेष प्रकार की धातुओं का जो है खोज की गई है, विशेष प्रकार की धातुएं आपको देखने को मिलती हैं। यदि हम बोलें कि प्रथम चरण कौन सा था, प्रथम चरण आपका है अरावली, जिसको आप बोलते हैं पूर्व कैम्बियन युग की धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है ये अरावली। इसके बाद द्वितीय चरण में जो चट्टानें बनी वो आपकी हैं कैलिडोनियन युगीन की पर्वतों की उत्पत्ति, जिसमें आप देखते हैं कुडप्पा भूसन्नति से ये निकली हैं, और कुडप्पा भूसन्नति से जो आपका पूर्वी घाट पर्वत है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तृतीय चरण जो चट्टानों का भारत में है वो हर्सिनियन युगीन है, जिनमें आपकी विंध्य जो भूसन्नति है उससे चट्टानें बनी है, उससे पर्वतों का निर्माण हुआ है। चौथा चरण है अल्पाइन क्रम, और इसको जो हम बोलते हैं सबसे नवीन प्रकार की जो चट्टानें बोलते हैं वो आपकी अल्पाइन क्रम की हैं। अब जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला क्या है कि ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, वास्तविक रूप खो चुकी हैं क्योंकि बहुत ही पुराने हैं, अपक्षय और अपर्दन के कारण इनका जो वास्तविक स्वरूप था वो नष्ट हो चुका है, जीवाश्म का अभाव है, नीस ग्रेनाइट एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो विस्तार कहाँ पे है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, इन क्षेत्रों में आपको आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसीलिए कुछ नोट नहीं करना है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात आती है तो आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन से धारवाड़ क्रम का निर्माण हुआ है। मतलब पहले आर्कियन और उसका अपर्दन हुआ तो धारवाड़, और धारवाड़ का अपर्दन हुआ तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये क्रम आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी जीवाश्म नहीं होता है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, अभ्रक, मतलब विभिन्न प्रकार के खनिज यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आपका आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, जैसे हमने देखा कि धारवाड़ क्रम के अपक्षय और निक्षेपण के कारण कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यहाँ भी आपको जीवाश्म का अभाव देखने को मिलता है। विस्तार की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल के क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। लोहा, मैग्नीज और संगमरमर आदि धातुएं या आप कह लीजिए चट्टानें, इन चट्टानों से ये निकाली जाती हैं। विंध्यन क्रम की बात आती है तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं परतदार चट्टानें होती हैं।
बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी इनसे निकाले जाते हैं। पन्ना तथा गोलकुंडा से हीरे भी प्राप्त किए जाते हैं। अब पन्ना तथा गोलकुंडा किस राज्य में आते हैं, ये थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। यदि आप करंट अफेयर्स थोड़ा भी देखते होंगे तो पन्ना के आधार पर तुरंत आप राज्य का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलता है। अब आपका आ गया है अभ्यास प्रश्न। अरे एक एक करके सब जवाब देंगे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रश्नों को देखेंगे और जवाब देंगे कौन सा सही होगा। प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। आदम का पुल, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? अभी आपने पढ़ा है तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। डी विकल्प, भारत और श्रीलंका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। ठीक है, कहां पर विस्तारित है ये आपको बताना है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। ABCD कौन सा है इसमें? ठीक है, 200 सही है। 200 समुद्री मील अभी आपने देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ये भी अभी आपने जब देखा, जब अभी एडम्स ब्रिज आपने देखा था तो वहां पे अभी आपने देखा था कि कौन सा इसमें से द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सी विकल्प सही है, रामेश्वरम। यदि हम आपसे पूछ लें न्यू मूरे द्वीप कहाँ पे है? हाँ, चर्चा में था। यदि आप IR पढ़ते होंगे तो IR में भी पढ़े होंगे। IR में भी न्यू मूरे द्वीप की चर्चा अवश्य हुई होगी, क्योंकि दो देशों के बीच विवाद का विषय था। हालांकि विवाद अब सॉल्व हो चुका है। तो न्यू मूरे द्वीप यदि आप देखें तो बांग्लादेश के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो न्यू मूरे द्वीप भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे देखने को मिलता है। एलिफेंटा कहाँ पे देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में तो सब जानते हैं। चलिए इसको बताएं। कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसमें विकल्प गलत है, क्योंकि राज्य रामेश्वरम राज्य तो है नहीं, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर है? सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। अब अगर सैटेलाइट टाउन समझ में आता है क्या होता है तो आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो शब्द का खेल है। हाँ, एर्नाकुलम है। ठीक है, तो सैटेलाइट टाउन होता क्या है? क्या चीज? सैटेलाइट क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर, सैटेलाइट टाउन छोड़ दीजिए, अनुषंगी नगर है। इसका मतलब होता है जो आप बड़े क्षेत्र देखते होंगे, जैसे दिल्ली है या हरियाणा का आप लीजिए, गुरुग्राम ले लीजिए, तो जो भी बड़े नगर होते हैं उन बड़े नगरों के आसपास के क्षेत्र भी उन्हीं की गति से तेजी से विकसित होने लगे। जैसे कोई महानगर है तो उसके आसपास जरूर कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो तेजी से विकसित हो रहा हो, उन्हीं के तहत, उन्हीं के अंतर्गत। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास के कई सारे क्षेत्र हैं जो तेजी से विकसित हुए हैं, कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर हुई है और अन्य प्रकार की सुविधाएं विकसित हुई हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब था कि कोई एक ऐसा बड़ा शहर, महानगर, जिसके आसपास का कोई क्षेत्र हो जो तेजी से विकसित हुआ हो और उस महानगर की समस्त विशेषताएं भी उसमें मिलती हों। तो जैसे अहमदाबाद की बात करते हैं तो वो खुद ही बड़ा शहर है, सूरत भी है, ठीक है, तो बेंगलुरु भी खुद में है, ठीक है, तो एर्नाकुलम इसका सही उत्तर है। बेंगलोर के आसपास है ना? एर्नाकुलम कैसी बात कर दी आप? नाम से, ऐसे नाम से आप बताइए एर्नाकुलम बेंगलोर के आसपास कैसे होगा? गलत। मालाबार तट पढ़ा है ना? केरल में, केरल से संबंधित है। चलिए इसको बताएं। सबसे पहली चर्चा हमने यहीं से प्रारंभ की थी, यहाँ से आपको बताना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। कारण दिया हुआ है, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। तो इसका कौन सा विकल्प सही? मतलब पहला दिया है कथन, दूसरा कारण। यदि कथन जो है, मतलब कारण जो है कथन को स्पष्ट करता है, तब तो ए विकल्प पे जाना है।
और यदि दोनों सही हैं तो उसके लिए भी विकल्प दिए हुए हैं। तो क्या इसमें आपको देखना है कि जो कारण दिया गया है ये पहले कथन को एक प्रकार से यदि हम देखें तो उसकी व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। यदि करता है तो आपका ए जवाब सही होगा। और इसमें स्पष्ट रूप से ये करता है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया कि जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, उसमें अंतर पाया जाता है। अंतर क्यों पाया जाता है वो कारण में बता दिया गया है। मतलब ए जो है, बी जो है वो ए को संतुष्ट करता है, वेरीफाई करता है। तो इसका सही जवाब आपका ए विकल्प हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का, इसीलिए मैंने बोला था कि द्वीपों से संदर्भित प्रश्न बनेंगे और वही चीज यहां पे दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है? कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, मद्रास, बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार में है आपका सबसे अंतिम बिंदु। तो आपका सही विकल्प यहाँ पे होगा बड़ा निकोबार। यदि यहीं पे पूछ लिया गया था कि भारत की मुख्य भूमि में स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ का जवाब जो है वो आपका परिवर्तित हो जाता, बदल जाता, तब आप कन्याकुमारी को टिक करते। ठीक है, चलिए इसको बताएं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? चलें, अब इसमें यदि आप देख रहे होंगे तो इसमें, हाँ, दोनों प्रश्न लैंग्वेज केवल अलग अलग है और कुछ भी इसमें चीज़ें यदि हम देखें तो इस प्रश्न से अलग नहीं है, सिर्फ प्रश्न की जो भाषा है वो बदल दिया गया है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है सबसे ज़्यादा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। जैसे नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, मतलब जो राज्य दिए हैं सभी सीमा साझा करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, म्यांमार से। तो सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है? आपके पास मैप भी है, मैप देख के बता सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कई सारे टाइगर रिजर्व हैं। जैसे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो टाइगर रिजर्व है, क्या नाम है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो टाइगर रिजर्व है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो टाइगर रिजर्व है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कई बार बताया गया है। नोक रेख कहाँ से आ गया? ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा, बहुत बार बताया गया टाइगर रिजर्व के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पर्व मनाया जाता है जिसको बोलते हैं पक्के पागा हार्नबिल। पक्के पागा हार्नबिल। हार्नबिल पूछा जाए तो जवाब अलग होगा। हार्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है? नागालैंड का। यदि आपसे पूछ लिया जाए पक्के पागा हार्नबिल तो आपको अरुणाचल प्रदेश टिक करना है। तो हार्नबिल और, हाँ, हार्नबिल और पक्के पागा हार्नबिल दोनों में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? आसान सा जवाब है। ठीक है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा लंबी इसमें सीमा बनाता है? तो आप जानते हैं बांग्लादेश की अभी बात हुई थी, बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा आपकी लगती है। जी हाँ, हॉर्नबिल है, लेकिन यदि पक्के पागा हॉर्नबिल पूछ लिया जाता है तो जवाब अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए इसको बताएं। निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है? कौन सा एक है जो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? अंडमान को निकोबार से जो हम अलग करते हैं वो 10 डिग्री चैनल है। यदि हम पूछ लें मालदीव कितने से अलग होता है लक्षद्वीप से? 8 डिग्री चैनल। तो वही याद रखिएगा कि नीचे से ऊपर बढ़ते हैं 8, 9, 10। 9 डिग्री चैनल क्या है? हाँ, ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ये तो आप गिन सकते हैं, अंगुलियों से गिन सकते हैं कितने राज्य हैं।
कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं? आप काउंट कर सकते हो गुजरात से लेकर। कैसी बात कर दी आप। कितने राज्य हैं? 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 भी आ गया। केंद्र शासित नहीं जोड़ना, राज्य की बात हो रही है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, और इधर आपके तो 3 ही 4 लग गए ना। इधर तो पश्चिम बंगाल 9 राज्य हैं, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 9। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको बताएं। भारत के राज्यों का निम्नांकित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। हाँ, तो सबसे पूर्वी आपका कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। सबसे पश्चिमी आपका हो गया गुजरात हो गया, ठीक है। तो ये आपका डी विकल्प है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे इसी तरह के प्रश्न बने हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न मैंने इसको बोला था आपसे कि इस तरह पर आपको ध्यान देना है। क्या पूछा गया है? अलग प्रश्न है। जब भी ये पूछा गया होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जो इसकी तैयारी करके इस लेवल पे गए होंगे कि कौन सा उत्तर में स्थित है, कौन सा दक्षिण में। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा किन प्रदेशों से होकर गुजरती है और उन प्रदेशों के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, तभी आप कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है वो आपको पता हो, और उसके उत्तर में कौन से राज्य आते हैं उनमें से आप चुनाव कर लीजिए। इनमें क्या दिया हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम दोनों से गुजरती है, ठीक है। फिर बात आती है मणिपुर, झारखंड। तो झारखंड से गुजरती है कि नहीं? अगर छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, तो झारखंड से भी गुजरेगी। झारखंड से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है किन, इनमें से किससे गुजरती है? सबसे गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? अभी आपने पढ़ा है। कौन कौन से? पश्चिम से पूर्व क्रम बताएं। हाँ, पश्चिम से पूर्व गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक अभी बचा है कुछ, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये राज्य आपको पता होने चाहिए। बाकी अब चट्टानों से संदर्भित प्रश्न है, इनकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। तो आज की जो कक्षा थी उसमें हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता दर, इन सब बिंदुओं पर चर्चा किया है। और जो कल की कक्षा आपकी है, कल की कक्षा में हम देखने वाले हैं, आप एक बार रिवीजन करके आइएगा। कल की कक्षा में हम देखेंगे कि भारत के पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, एक एक राज्य में, जैसे हम जम्मू कश्मीर से चर्चा प्रारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जैसे क्रम आपको पूछा जाता है, कौन से क्रम पूछे जाते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, इनका क्रम पूछा जाता है कई बार कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताएं। तो इन क्रम के बारे में तैयार रखना है आपको। आपकी कौन कौन सी चोटियां इन क्षेत्रों में पड़ती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में कौन सी चोटी ऐसी है जो प्रसिद्ध है, नेपाल में कौन सी ऐसी चोटियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, सिक्किम में कौन सी है, तिब्बत में कौन सी है, इस तरह को हम देखेंगे। इसके बाद बहुत सारे आप देखते होंगे पासेज हैं भारत में, बहुत सारे दर्रे हैं भारत में। जैसे यदि हम बात करें हिमालयी क्षेत्र में तो है ही साथ आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी आपको दर्रे देखने को मिलते हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा गैप। तो ये किन राज्यों में हैं और किन राज्यों को अलग करते हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ कई बार पश्चिमी घाट और जो आपका पूर्वी घाट है, इनसे संदर्भित यदि हम तटों की बात करें तो इनमें कौन कौन सी चोटियां आती हैं, इनके उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे जाते हैं। नदियां इनमें किस प्रकार से आती हैं, जैसे आप यदि हम देखें पूर्वी तटीय भाग की बात करें तो किस प्रकार से नदियों का क्रम हम उत्तर से दक्षिण जाते हैं, हमें मिलता जाता है। तो इन सब की जो चर्चा है वो आपकी कल की कक्षा में देखने को मिलेगी। तो कल की कक्षा में पूरे भारत की जो भी पहाड़ियां हैं, जो भी चोटियां हैं, उनके बारे में चर्चा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में समग्र चर्चा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं। और ये पीडीएफ जो है मैं अभी प्रयास करूंगा, सर से बात कर लेता हूं कि किस तरह से आपको उपलब्ध होगी। कोई ग्रुप मिला है आपको, कोई बैच ऐप से? सारे लोग ऐप से जुड़े होंगे ना?
मोबाइल ऐप से नहीं जुड़े हैं आप सब? जुड़े हुए हैं। जैसे आपने बैच परचेज किया होगा, ऑनलाइन किया होगा, तो कोई ना कोई आपको बैच मिला होगा। जैसे आप जाएंगे बैचेस पे तो वहाँ पे मिला होगा आपको बैच। लॉग आउट हो जाता है? नहीं, जब आप दूसरे डिवाइस में करेंगे तब लॉग, ऐसा है। चलिए, पीडीएफ जो लोग आप लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई आपको बैच मिला होगा। उस बैच में अभी 10 मिनट के अंदर आपकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। सभी जुड़े होंगे। यदि आपने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है, जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हैं तुरंत आपको एक बैच मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप चैट करते होंगे। आप कहाँ पे पता करते हैं कि कक्षा कब है, कितने बजे से है? चैटिंग वाला जो आपका सेक्शन है उसी में आपकी पीडीएफ आज मिल जाएगी, या असाइनमेंट का सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। प्रयास करिएगा कि एक मैप बनाइए भारत का, जो आपका प्लेन मैप है, और सारी की सारी चीज़ें उसी मैप पर दर्शाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।